गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के रिव्यू में। और आज का ये शो मैं कहना चाहूंगा काफी ठीक ठाक शो था। ऐसा नहीं था कि ऑब्वियसली हर हफ्ते हमें बहुत ज्यादा अच्छे शोज नहीं देखने को मिलेंगे, ये बात हम जानते हैं। लेकिन दो इंपॉर्टेंट चीजें हमें आज के शो में जानने को मिली। सबसे पहली कि हमें देखने को मिल चुके हैं नए स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस, और यही नहीं बल्कि WWE ने इस साल के मनी इन द बैंक लैडर मैच को पूरे तरीके से कॉन्सेप्चुअली चेंज कर दिया है। यानी कि आप जो सुनने वाले हैं मेरे मुंह से वो होने वाला है काफी कमाल की चीज, क्योंकि मनी इन द बैंक इस साल नहीं होने वाली परफॉर्मेंस सेंटर में, या फिर मनी इन द बैंक लैडर मैच जो है वो स्पेसिफिकली नहीं होने वाला परफॉर्मेंस सेंटर से, क्योंकि वो होगा WWE के हेडक्वार्टर से इन स्टैनफोर्ड कनेटिकट। अब आप लोग सोच रहे होंगे व्हाट द हेल, क्यों, आखिर ये WWE ने क्या करा। तो ये इस बार नॉर्मल मनी इन द बैंक लैडर मैच नहीं बल्कि एक कॉर्पोरेट मनी इन द बैंक लैडर मैच है। और रूल्स के अकॉर्डिंग हेडक्वार्टर्स की ग्राउंड फ्लोर से मैच शुरू होगा, और जो एक्चुअल ब्रीफकेस लटक रहा होगा वो इस हेडक्वार्टर्स के रूफ पे होगा, और जो उस रूफ तक पहुंच के उस ब्रीफकेस को निकालेगा वो इस मैच को जीतेगा। अब मुझे नहीं पता कि ये आखिर कैसे काम करने वाला है, मुझे नहीं पता कि ये एक्चुअल मनी इन द बैंक से अच्छा होगा या फिर उससे भी बेकार होगा, एक सक्सेस होगा या फेलियर होगा। लेकिन मैं यहाँ पे WWE को एक क्रेडिट ज़रूर देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस बात को रियलाइज़ करा कि अगर हम मनी इन द बैंक लैडर मैच को परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर करते हैं तो वो उतने अच्छे से शो नहीं करेगा, आउटकम नहीं देगा, रिजल्ट नहीं देगा, उतना अच्छा फील नहीं होगा, और प्रॉब्ली लोग बोर हो जाएंगे, क्योंकि वो एक लंबा मैच होता है। तो उसको एंटरटेनिंग बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, और इस चीज़ के लिए मैं WWE को क्रेडिट देता हूँ कि ये चीज़ उन्होंने रियलाइज़ करी और फाइनली वो कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। और प्रॉब्ली ये एक अच्छी चीज़ होगी, जहाँ तक मैं पढ़ रहा हूँ मुझे अच्छा लग रहा है सुनने में तो, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट्स में, और आप लोगों को क्या लग रहा है इस बारे में कि किस तरीके से आप देखना चाहेंगे इस मैच को होते हुए। बात कर लेते हैं शो की गाइस। तो ब्रॉन स्ट्रोमैन इसको स्टार्ट करते हैं मोमेंट ऑफ ब्लिस पर। कुछ खास यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स गेम नहीं हो रही थी। मेन चीज़ जो हमें इस सेगमेंट में हमें देखने को मिली वो ये थी कि पीछे गिफ्ट बॉक्स पड़ा होता है। ब्रॉन स्ट्रोमैन अलेक्सा ब्लिस को कहते हैं कि क्या तुम मेरे लिए गिफ्ट लाई हो। अलेक्सा कहती है मैं तो नहीं लाई हूँ। और उसके बाद जब वो उस गिफ्ट को खोलते हैं तो उसके अंदर ब्रॉन स्ट्रोमैन का पुराना वायद फैमिली वाला ब्लैक शीप मास्क होता है। तो उसको देख के बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। ब्रे वायत इस शो में अपीयर नहीं होते, लेकिन उनकी वो ईवल एको लाफ जो है परफॉर्मेंस सेंटर में गूंजती है, और ब्रॉन स्ट्रोमैन समझ जाते हैं कि ये वन ऑफ द गेम्स है ब्रे वायत की, जो वो मेरे को अपनी पुरानी यादों में जो है घुमाना फिराना चाहते हैं ताकि वो टाइटल जीत सकें। और इस चीज़ से प्रॉब्ली ब्रॉन स्ट्रोमैन को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ब्रे वायत ने अपनी गेम्स खेलनी स्टार्ट कर दी, और ये मैच ऑफिशियल हो चुका है अब फॉर मनी इन द बैंक, ब्रे वायत अगेंस्ट ब्रॉन स्ट्रोमैन फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। उसके बाद हमें देखने को मिलता है शेमस का एक और मैच अगेंस्ट जॉबर डेंजल दी जॉर्नेट, एक ऐसा NXT का सुपरस्टार जो NXT पे तो अपीयर होता नहीं बल्कि मेन रोस्टर पे एक सर्टिफाइड जॉबर बन चुका है। और मैं ये बात हर बार कहूँगा शेमस के रिगार्डिंग, जब तक मुझे शेमस की कोई अच्छी फ्यूड देखने को नहीं मिलती, जब तक WWE शेमस के साथ कुछ काम का नहीं करती, मैं शेमस में इन्वेस्ट अपने आप को नहीं कर सकता। ऐसे मैच हर हफ्ते देख देख के भाई मैं कब तक ऐसा मैच देख लूँ। 2 से 3 महीने शेमस को हो चुके हैं वापस आए हुए, और अभी तक WWE के पास क्या कोई प्लान नहीं है, पूरे रोस्टर पे कोई ऐसा सुपरस्टार नहीं है जो कि शेमस के साथ फ्यूड कर सके। आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है, WWE क्या सोच रही है शेमस के लिए, आई हैव नो आइडिया। उनको मनी इन द बैंक लैडर मैच में होना चाहिए था, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की तरह पोर्ट्रे होना चाहिए ऑन स्मैकडाउन, जबकि ऐसे कैरेक्टर की स्मैकडाउन को बहुत जरूरत भी है, लेकिन WWE डजंट ट्राई विद शेमस, और पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं शेमस के साथ। इस मैच को जीत गए विद अ ब्रोक किक। उसके बाद हमें देखने को मिलता है जेफ हार्डी की लाइफ का चैप्टर 2। लास्ट वीक आपको याद होगा चैप्टर 1 हमें देखने को मिला था द राइज, इस बार चैप्टर 2 था द फॉल। तो किस तरीके से जेफ हार्डी के करियर में दिक्कतें आई, क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी हैं आज तक, उनकी ड्रग एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन, उनके अरेस्ट, और ऊपर से उनकी इंजरीज जो कि उनके हाई फ्लाइंग मूव्स की वजह से हुई उनको। तो एक काफ़ी अच्छा वीडियो पैकेज हमें देखने को मिला गाइस। और नेक्स्ट वीक हमें देखने को मिलेगा द रेट्रीब्यूशन चैप्टर नंबर 3, जहाँ पे प्रॉब्ली जेफ हार्डी बात करेंगे कि अब उनके फ्यूचर में क्या आने वाला है और क्या वो करने वाले हैं स्मैकडाउन लाइव के ऊपर। तो अच्छी बात है कि फिलहाल उनको ऑफ स्क्रीन बिल्ड करा जा रहा है, उनका रिटर्न थोड़ा हाइप करा जा रहा है, और फाइनली जब वो ऑन स्क्रीन आएंगे मैं काफ़ी इंटरेस्टेड रहूँगा देखने में कि WWE उनके साथ क्या करती है। उसके बाद हमें मनी इन द बैंक लैडर मैच देखने को मिलता है, जो कि एक क्वालिफाइंग मैच था ऑब्वियसली डेना ब्रुक और नाओमी के बीच में। और मुझे लग रहा था कि ये सिंपल होना चाहिए, नाओमी को मैच जीत जाना चाहिए, लेकिन डेना ब्रुक हैज डिफीटेड नाओमी क्लीन एंड वॉन दिस मैच। और ये बिल्कुल शॉकिंग सी चीज़ थी, मैंने बिल्कुल ये उम्मीद नहीं करी थी
क्योंकि पर्सनली अगर मैं मनी इन द बैंक लैडर मैच की बात कर रहा हूँ तो मैं नाओमी को देखना ज़्यादा प्रेफर करूंगा ओवर डेना ब्रुक। लेकिन अगर WWE फाइनली यहाँ पे डेना ब्रुक के लिए कुछ कर रही है, उनको पुश दे रही है, जबकि डेना ब्रुक मुझे उतनी पसंद नहीं है, उनका इन रिंग टैलेंट उतना मुझे अच्छा नहीं लगता, अगर उनको फाइनली पुश दिया जा रहा है तो WWE मैं चाहूंगा उनके साथ कुछ खास करें, कुछ बढ़िया करें, क्योंकि मैं ये नहीं देखना चाहूंगा कि 2 हफ्ते बाद WWE इस पुश को खत्म कर दे और डेना ब्रुक फिर से एक यूजलेस कैरेक्टर बन जाए। अगर उनको एक ऐसी विक्ट्री दी जा रही है, मनी इन द बैंक में डाला जा रहा है, तो उनको जरूर एज अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर पुश करना चाहिए। और नेक्स्ट वीक कार्मेला और डेना ब्रुक का मैच होने वाला है अगेंस्ट अलेक्सा ब्लिस एंड निकी क्रॉस फॉर द विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप। उसका रीज़न क्या है, क्यों हो रहा है आखिर ये मैच, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैच हमें देखने को मिलेगा, पता नहीं इसका रिजल्ट क्या रहने वाला है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सोनिया डेविल आती हैं बाहर और प्रॉब्ली यहाँ पे उन्होंने अपने पूरे करियर का बेस्ट प्रोमो कट करा, काफ़ी पसंद आई मुझे इस सेगमेंट। और वो बात करती हैं किस तरीके से पिछले 5 सालों से सोनिया मैंडी के साथ हैं और अपनी फैमिली से भी ज़्यादा टाइम जो है वो सोनिया ने मैंडी के साथ बिताया है, और वो तब भी मैंडी उनको कोई मौका नहीं दे रही है अपने आप को एक्सप्लेन करने का और बताने का कि आखिर जो सोनिया ने किया वो क्यों किया। तो वो मैंडी को बाहर बुलाती हैं, मैंडी आती हैं और यहाँ पे ऐसा लगता है कि सोनिया डेविल रो देंगी, पूरी अपोलोजाइज के मूड में है। और फिर कहानी में आता है ट्विस्ट, क्योंकि मैंडी रोज पे वो टर्न कर चुके हैं, उनको सेल्फिश बुलाती हैं और पूरी इस चीज़ के लिए उन्होंने मैंडी को ही ब्लेम कर दिया। मैंडी बोलते हैं कि भाई इस पूरी चीज़ के लिए मेरे को तुम कैसे ब्लेम कर सकते हो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो सोनिया कहती है कि मैं हमेशा से सेकंड रही हूँ, हमेशा से जो टॉप फीचर था वो मैंडी रोज था और मैं तुम्हारी साइड किक थी, मुझे उतनी वैल्यू कभी नहीं मिलती। और उसके बाद जब मैंने सोचा कि ओटिस तुम्हारे लिए सही बंदा नहीं है, डॉल्फ के साथ तुम्हारा सेटअप करना चाहिए और वो मैंने तुम्हारे लिए अच्छा सोचकर किया कुछ, उस चीज़ को तुमने ऐसे ट्रीट करा कि पता नहीं मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया हो। और वो बेसिकली इन पे टर्न कर चुके हैं और वो कहती हैं कि अब मेरा एक ही गोल है कि तुम्हारी लाइफ को मैं एक लिविंग हेल बनाना चाहती हूँ, और वो उन पे अटैक करने वाली होती हैं। लेकिन डॉल्फ ज़िगलर आ जाते हैं बाहर और वो भी मैंडी को मनाने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ काम नहीं करती। तो फाइनली सोनिया डेविल जो है वो जंप करती हैं मैंडी रोज के ऊपर, उनको अटैक कर देती हैं और ओटिस आते हैं बाहर और पूरी चीज़ जो है बेसिकली यहाँ पे एक ब्रॉल में टूट जाती है। तो जो चीज़ हमें बहुत समय से पता है कि एक मिक्स टैग टीम मैच हमें देखने को मिलने वाला है, वो प्रॉब्ली यहाँ पे होने वाला है गाइस एक बार फिर से मनी इन द बैंक में। और मैं चाहूंगा कि ये स्टोरी लाइन जितनी अच्छी अभी तक चल रही है आगे भी ऐसे ही प्रोग्रेस करती रहे। उसके बाद हमें देखने को मिलता है गाइस डैनियल ब्रायन अगेंस्ट सेजारो इन अ मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच। और ये मैच शुरू होता है 1 मिनट होता है मुश्किल से, और स्क्रीन पर जो है वो आ जाता है मिस्ट्री अटैकर। अब मैं देख रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है और फिर से वही लिखा रहा है द ट्रूथ हैज़ बीन हर्ड, और ये बंदे की आइडेंटिटी अभी भी रिवील नहीं हुई है। वो बोलता है कि मैंने एक ट्रूथ ज़रूर रिवील करा है लेकिन मेरे पास और बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। तो बेसिकली वो टीज कर रहा है, कॉशन कर रहा है पूरे रोस्टर को कि तुम मुझसे नहीं बच सकते, जो सच है वो तो पता लगेगा ही। अब अगर ये मुस्ताफ़ा अली है तो कब उनकी आइडेंटिटी रिवील होगी मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन ये मैच में एकदम से ऐसे इंटरप्शन हुई इस चीज़ की, लेकिन ब्रायन और सिजारो को वो चीज़ पता ही नहीं लगी, तो मुझे थोड़ा ऑड लगा। हम कमर्शियल में चले जाते हैं, वापस आते हैं और फाइनली ये मैच हमें देखने को मिलता है ब्रायन और सिजारो के बीच में, जो कि एक एवरेज मैच था, मैं कहना चाहूँगा बहुत छोटा सा मैच था। और डैनियल ब्रायन यहाँ पे टैप आउट करा चुके हैं सिजारो को और इस मैच को जीत चुके हैं गाइस। तो यहाँ पे 50-50 सिचुएशन थी, अगर सिजारो जीतते तो हम कहते हैं ब्रायन क्यों हार गए। तो मैं इस मैच के रिजल्ट से बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। और सिजारो की बुकिंग हम जानते हैं WWE बहुत समय से अच्छी कर नहीं रही है, सैमी ज़ेन जब से टाइटल जीते आ नहीं रही स्मैकडाउन पे, पता नहीं क्या हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है ब्रायन क्वालिफाई कर चुके हैं फॉर मनी इन द बैंक। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है कि इलायस आ रहे होते हैं रिंग की तरफ अपनी परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन बैरन कॉर्बिन उनको बैक स्टेज अटैक कर देते हैं। मैं यहाँ पे सोच रहा था कि भाई ये फ्यूड कंटिन्यू क्यों हो रही है, मुझे लग रहा था रेसलमेनिया में खत्म हो चुके हैं, फिर से आखिर क्यों। लेकिन इसका रीजन ये है कि ना ही बैरन कॉर्बिन और ना ही इलायस, WWE हैज नो प्लान्स फॉर बोथ ऑफ देम, इस वजह से फ्यूड कंटिन्यू हो रही है। तो यहाँ पे बुरे तरीके से अटैक कर देते हैं कॉर्बिन इलायस को, अपना सेप्टर जो है वो इलायस के गले पे मारते हैं, उसके बाद इलायस की गिटार से अटैक कर देते हैं उनके बैक के ऊपर और बेसिकली इलायस को वहाँ पे गिरा के चले जाते हैं और ये फ्यूड कंटिन्यू हो रही है। उसके बाद हमें मेन इवेंट में फाइनली देखने को मिलता है गाइस एक ट्रिपल थ्रेट मैच फॉर द स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल्स, द मिज, जे उसो एंड बिग ई। और यहाँ पे हमें सरप्राइजिंगली टाइटल चेंजेस देखने को मिल चुके हैं, क्योंकि बिग ई यानी कि बिग ई और कोफी और जेवियर वुड्स न्यू डे हैव बिकम द न्यू टैग टीम चैंपियंस। अब ये डिसीजन मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अगर WWE को टाइटल चेंज करना था तो प्रॉब्ली वो पेपर व्यू पे करना चाहिए था जब पूरी टीम्स वहाँ पे अवेलेबल हों एक ही मैच में। तो यहाँ पे सिर्फ मिस टाइटल हार गए, तो मुझे लगता है इसका मतलब WWE हमें दिखाना चाहती है कि जॉन मॉरिसन और मिज की टीम में मिज जो है वो एक वीक लिंक है। तो क्या मॉरिसन अब हील टर्न कर सकते हैं अपना मिज के ऊपर, क्या मिज हील टर्न कर सकते हैं मॉरिसन के ऊपर, क्या टीम का ब्रेकअप होने वाला है, क्या अब फिर से मनी इन द बैंक में प्रॉपर रीमैच हमें देखने को मिलेगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे जो ये टाइटल चेंज करना नेसेसरी नहीं था, ज़रूरी नहीं था।
और अगर ये होना था तो एक्चुअली में मनी इन द बैंक में ही होना चाहिए था। इस मैच में हमें देखने को मिलता है कि ऊसो और मिज मिलकर बिगी को एक टेबल के थ्रू सुप्लेक्स देते हैं और मैच के एंड में बिगी मिज के ऊपर बिग एंडिंग लगा के उनको क्लीन हरा चुके हैं। तो यहाँ पे चैंपियन पिन हुआ और मिज जो है बिल्कुल एक नूब की तरह दिखेंगे, क्योंकि जॉन मॉरिसन सोच रहे होंगे देख के कि भाई तूने क्या करा, मैंने इतनी मेहनत से रेसलमेनिया में लैडर मैच में अपनी बॉडी लाइन पर लगा के अपने टाइटल्स को रिटेन करा और तुझसे ये नहीं हुआ। तो मिज जो है डेफिनेटली यहाँ पे वीक लिंक है और इस वजह से मिज और मॉरिसन हे हो नो मोर द टैग टीम चैंपियंस। तो गाइस ये था आपका स्मैकडाउन का रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया डेफिनेटली इसको लाइक करें और अपने ओपिनियन मुझे कमेंट में देने ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।